सो हेलो एनिमे लवर्स, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 4 को। एंड आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उनको देख सकते हैं। एंड साथ ही में मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड को जब शुरू होता है तब हम लोग देखते हैं कि जापान में खुला है एक गेट जो कि बहुत ही बड़ा है, जिसने कि पूरे जापान को कवर कर रखा है। एंड साथ ही में जापान के लोग बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि उन लोगों ने आज से पहले इतना बड़ा गेट पहले कभी भी नहीं देखा। जापान के हंटर एसोसिएशन वालों ने ऑलरेडी सारी बड़ी गिल्ड्स को वहाँ पे बुला लिया है। एंड वहीं पे हम लोग देखते हैं शॉर्ट गिल्ड के में 4 मेंबर्स होते हैं, जो कि वही 4 मेंबर हैं जो कि गोतो ryuji की गिल्ड में थे। एंड जेजू आइलैंड रेड के बाद वही 4 सर्वाइव किए थे। उसके बाद सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनके मुंह पे कुछ भी बोल के चले जा रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में एस्टन गेट के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है कि अब तक कोई भी हंटर उस गेट के अंदर क्यों नहीं गया है। अगर वो गेट ब्रेक हुआ तो तुम लोग पता है ना क्या होगा। जहाँ पे वो वहाँ का मैनेजर कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को सिर्फ एस रैंक हंटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ एस रैंक हंटर उस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को नेशनल लेवल के हंटर्स भी चाहिए। अगर अंडरस्टिमेट किया तो फिर से वही हाल होगा जो जेजू आइलैंड रेड के अंदर हुआ था। वहाँ बाकी हंटर्स सजेस्ट करते हैं कि थॉमस आंद्रे की हेल्प लेनी चाहिए, और उनके पास थॉमस आंद्रे जैसे नेशनल लेवल के हंटर को हायर करने के लिए पैसे नहीं होते। और ऊपर से अब गेट पहले से ज्यादा खुलने लगे हैं एंड सभी कंट्रीज के पास हंटर्स की कमी पड़ रही है। तो उनकी हेल्प कौन करेगा? तभी आगे स्वॉर्ड हंटर गिल्ड के मैनेजर सजेस्ट करते हैं कि एक हंटर है, उसका नाम यूरी होलो होता है और वो अपने स्ट्रॉन्ग बैरियर की वजह से फेमस है। इसे दौड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू दिखता है जो कि पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है। तभी वहाँ पे अंडर चा दिखती है जो कि जिन्वू को देख के वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी जिन्वू अचानक से उसके सामने आ जाता है और पूछता है, तो मुझे देख के भाग क्यों रही हो, और भागना ही था तो मेरे ऑफिस के बाहर आई क्यों थी? इसमें चा बोलती है, नहीं नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपनी कार लेने आई थी। इसमें जिन्वू को याद आता है कि हाँ, लास्ट टाइम शैडो एक्सचेंज यूज किया था, जिसके बाद कार यहीं रह गई होगी। इसके बाद जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। फिर चा पूछती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होगा? एक्चुअली हंटर बेंगो ने मुझको कुछ मैसेज देने के लिए कहा था और ये तुम्हारी पावर्स के रिलेटेड है। जिसे सुनने के बाद हंटर जिन्नू शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है कि रुको, हमें कहीं प्राइवेट में बात करनी हो चाहिए। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और पूछता है कि ये बताओ कब और कैसे हुआ था। जिसमें चाव बोलती है, उस दिन जीजू आइलैंड में जब मैं बेहोश थी तब मुझे एक आवाज सुनाई दी जो कि हंटर बेंगो की थी और कह रही थी कि प्लीज उसे बता दो, उसे अपनी पावर्स को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और वो ये कह रहा था कि जिन्नू की पावर बहुत स्ट्रांग और बहुत खतरनाक भी है। इतना कह करके बिंगो गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू दिखता है जो कि एक डंजन के अंदर इस बारे में सोच रहा होता है, जिसमें जिन्वू बोलता है कि मैं खुद अपनी पावर्स के बारे में जानना चाहता हूँ, जो कि बहुत जल्द पता ही चल जाएगा। जिन्वू के साथ जिन्हू भी वहाँ पे होता है। वो लोग मस्त चिल कर रहे होते हैं एंड बाकी के स्माइल के डंजन क्लियर कर रहे होते हैं। तभी जिन्हू पूछता है, क्या तुम्हारी बहन ठीक है, जो कुछ भी हुआ उस दिन स्कूल के बाद से? इसमें जिन्वू बोलता है, डॉक्टर ने उसको आराम करने के लिए बोला है फिलहाल तो, लेकिन मैं उसके पास अपना सबसे ट्रस्टेड साइडर सोल्जर छोड़ के आया हूँ, तो कोई ज्यादा दिक्कत करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जिन्वू बैरू के बारे में बात कर रहा होता है। वे जिन्वू को याद आता है जब उसका लेवल 101 हुआ था तब उसे एक न्यू स्किल मिली थी जिसको यूज अभी तक उसने नहीं किया है। इस स्किल की मदद से जिन्वू जिनके अंदर अपना शैडो सोल्जर छोड़ रखा है उनके अंदर वो झांक सकता है, मतलब उनके आसपास क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देख और सुन सकता है। तो इसके थ्रू जिन्वू बैरू के थ्रू वहाँ पे जाता है और देखता है कि जिन्वू की बहन मस्त सो रही होती है आराम से, लेकिन बैरू भाई साहब टीवी पे के ड्रामा देख रहा होता है। उसको जिन्वू देख के सोचता है कि तो ये कहो, ये शो वो देखता है, तभी मैं कहूँ कि आजकल इतना फनी वे में कैसे बात करता है। तो जिन्वू इस स्किल के साथ लगे हाथ बाकी सब लोगों को भी देख लेता है, जैसे वो अपनी माँ को देखता है जो कि मार्केट में है, यूनहू को भी देखता है, फिर अंडर चा को देखने जाता है। फिर वो देखता है अंडर चा बाथरूम में नहा रही होती है। ये देख के तो जिन्वू पूरा शर्मा जाता है और बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम था जब हम लोग जिन्वू को ब्लश करते हुए देख रहे होते हैं। आई डोंट थॉट सो कि जिन्वू को पहले हम लोगों ने इतना ब्लश करते हुए पहले कभी देखा भी है। फिर जिन्हू सोचता है कि खैर मुझे कभी किसी दिन जा से जाके माफी मांग लेनी चाहिए। फिर जिन्हू बोलता है, क्या तुमने उस एस रैंक गेट के बारे में सुना है जो जापान में खुला है? अब तक उस गेट के अंदर कोई भी गया नहीं है और अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं उस डंजन के गेट को ब्रेक होने में। वो दुनिया के हर कोने से हंटर को बुला रहे हैं, क्या उन लोगों ने अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया? जिसमें जिन्हू बोलता है कि हाँ, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, लेकिन मैंने अभी तक इस बारे में डिसाइड नहीं किया है वहां जाने का। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उस डबल डंजन वाले डंजन के अंदर एंटर करने में सिर्फ 27 घंटे ही बचे थे, तो इसलिए जिन्हू पहले उसमें जाना चाहता था एंड वो अपने सारे सवालों का जवाब पाना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है जापान में, जहाँ पे हमें वो हंटर दिखता है यूरी ऑर्लो, जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, जिसका बैरियर काफी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर शॉर्ट गिल्ड हंटर वाले भी मिलते हैं, दिखते हैं, जिनके बीच में काफी सारी बातचीत चल रही होती है।
मैं इतना डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट बेसिकली वो यूरी को हायर करना चाहते थे, जिसमें वो यूरी बोलता है कि मैं पर डे का 10 मिलियन लूंगा, जिसके बदले में तुम जब तक चाहोगे तब तक मैं उस डंजन को रोक के रखूंगा एंड अपना बैरियर लगा के रखूंगा। शॉर्ट बिल्ड वाले शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं तुम पागल हो क्या, 10 मिलियन डॉलर कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इसमें यूरी बोलता है ये तो बहुत ही कम अमाउंट है, थॉमस आंद्रे के बराबर में, उधर से कहीं ज्यादा लेगा इसमें बचाने में। और बाद में वो कहता है कि इसमें तुम जानो तुम्हें अपना देश बचाना है या देश का पैसा। जिसमें शॉर्ट गिल्ड वाले बोलते हैं तुम्हारा बैरियर काम करेगा ये हम कैसे मान लें। तभी वो वहाँ पे जो एस रैंक हंटर खड़े होते हैं उनके पास में बैरियर बना देता है एंड वो बोलता है तुम लोग एक उंगली भी नहीं हिला सकते जब तक मैं ना चाहूँ। और वो सच कह रहा होता है, वो बैरियर इतना मजबूत होता है कि वो दोनों एस रैंक हंटर भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, जैसे उन्हें किसी ने वहाँ पे फ्रीज कर दिया हो। उसके बाद उन्हें यूरी की एबिलिटी पे विश्वास हो जाता है। और इधर हमें फिर से जिन्हू दिखाई देता है जो कि अपने घर से निकल रहा होता है, क्योंकि अब फाइनली डबल डंजन वाला गेट खुल चुका होता है। जिसके बाद हमें जिना का स्कूल दिखाई देता है जो कि बंद हो चुका होता है, लेकिन वहीं बाहर ही एक और गेट खुला होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं एक ही जगह पे दो गेट खुलना बहुत ही ज्यादा इत्तेफाक की बात है। खैर उसके बाद हमें जिन्हू दिखाई देता है और वो एक हंटर से पूछता है कि ये गेट कब खुला है। वो बताती है ये गेट अभी 3 दिन पहले ही खुला है और बोलती है चिंता करने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक सी रैंक गेट है और हंटर रेड वाली गिल्ड ऑलरेडी अंदर जा चुकी है। इसमें जिन्हू बोलता है क्या तुम्हें तुरंत रेड कैंसिल करना पड़ेगा और उनको वापस बुलाना पड़ेगा। बोलती है ये सिर्फ एक सी रैंक गेट है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है। तो बोलता है रेड टीम डेंजर में है, अगर ये रेड अभी नहीं रोकी गई तो वो लोग मर भी सकते हैं। और इतना कह करके वो सीधा डंजन के अंदर चला जाता है। डंजन के अंदर हम लोग हंटर को देखते हैं जिन्हें एक बड़ा सा गेट मिलता है। उन्हें लग रहा होता है कि ये बॉस रूम है, लेकिन वो गेट खुल ही नहीं रहा होता है। उन्हें सारी कोशिश कर ली थी, तभी वहां पीछे से जिन्हू आता है और बोलता है ये एक ट्रैप है। और वो लोग डर जाते हैं। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि ये तो एक एस रैंक हंटर है। फिर वो लोग पूछते हैं कि तुम तो एक एस रैंक हंटर हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिनमें बोलता है मैं एक्स्ट्रा बैकअप हूँ, यहाँ से ये डेंजर और भी ज्यादा डेंजर है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। इतना कह करके वो गेट के पास आ जाता है और वो देखता है गेट लॉक है। उसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी से वो गेट की निकालता है और गेट को खोल देता है, जिससे देख के वो सब लोग शॉक हो जाता है कि वो लोग सोच रहे होते हैं क्योंकि इतनी देर से हम लोग सारी कोशिश कर ली, हम लोग इस गेट को नहीं खोल पाए, लेकिन इसने सिर्फ 2 ही मिनट में इस गेट को खोल दिया। जिन वो अंदर जाने लगता है तभी उनके ग्रुप का लीडर बोलता है कि ये डंजन के राइट हमारे गिल्ड के पास है, आप हमें ऐसे डंजन छोड़ के जाने के लिए नहीं कह सकते। फिर जिन्हों कहता है ठीक है मैं नहीं रुकूंगा, अगर किसी को अंदर जाना है तो वो जा सकता है। फिर उनका लीडर बोलता है कि मैं अंदर जाऊंगा और उसके बाद वो अंदर जाता है। तभी वहाँ पे स्टैचू तेजी से उसका हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एंड इससे पहले कि उसका हमला नीचे लैंड हो उससे पहले जिन्हों उसको बाहर खींच लेता है। किसी तरह से उसकी जान बच जाती है। जिन्हों पूछता है अभी भी तुम्हें अंदर जाना है, अंदर इससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे। फिर जिन्हों कहता है तुम लोग जल्दी से बाहर जाओ और जाके हंटर एसोसिएशन को कॉन्टेक्ट करो और उनसे कहो कि फिर से डबल डेंजन खुला है। इतना कह करके वो अंदर चला जाता है एंड उसके अंदर जाते ही गेट भी बंद हो जाता है। वही जिन्हों देखता है कि अंदर जाता है एंड वो देखता है कि कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ अभी भी बिल्कुल वैसा ही सेम है जैसा कि पहले था। वही सेम मूर्तियां, वही सेम रूल टेबल एंड वही उनका सेम गॉड जो कि वहाँ पे बैठा होता है। जिन्हों को अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है एंड अब वो उससे पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जिन्हों उस स्टोन टेबल वाले स्टोन के पास जाके खड़ा हो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम ही हो जो अब तक ये सब कुछ करते आ रहे हो, लो मैं आ गया, अब चुप क्यों हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जापान में, जहाँ पे हमें यूरी दिखाई देता है जिन्हें को जापान ने उसको हायर कर लिया होता है। वो अब उस एस रैंक गेट के पास वाले में बैरियर लगाने जा रहा होता है, जिससे कि पूरी मीडिया ने घेर रखा होता है एंड उससे काफी सारे सवाल पूछ रहे होते हैं कि तुम ये सब कैसे करोगे। जिसमें यूरी बताता है कि वो एक बड़ा सा बैरियर बनाएगा गेट के बाद ताकि कोई भी मॉन्स्टर बाहर ना आ सके। इसके लिए उसे बहुत ज्यादा माना चाहिए होता है, जिससे लिए उसने ट्रक भर भर की माना क्रिस्टल्स को अपने पास जमा कर लिया होता है और उन्हें एब्जॉर्ब करके वो बैरियर बनाने वाला था, क्योंकि उसके नॉर्मल बैरियर से भी काफी ज्यादा मजबूत बैरियर होने वाला था। ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है और हमें देखने को मिलता है कि कोरिया के चेयरमैन भी ये लाइव देख रहे होते हैं और उनके साथ वहाँ पे जिनचुल भी होता है। तभी चेयरमैन जिनचुल से पूछते हैं कि आजकल जिन्वू कहाँ पर है। तभी जिनचुल बताता है कि वो अभी किसी एक डंजन के अंदर है और उसके बाद वो लोग जिन्वू के बारे में काफी सारी बातें कर रहे होते हैं कि कैसे वो एक छोटा सा गिल्ड वो चीजें कर रहा है जो कि बड़ी बड़ी गिल्ड्स भी नहीं कर पा रहे हैं। तभी जिन्वू को एक कॉल आता है और उसे डबल डंजन की इंफॉर्मेशन मिलती है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर जिन्वू ऑलरेडी जा चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डंजन में उसी स्टैचू टेबल वाले को देखता है और जो कि अपने पंख निकाल लेता है एंड वो उस टेबल को छोड़ देता है जिसका नाम होता है द आर्किटेक्ट। और वो स्टोन टेबल जिसमें रूल्स लिखे थे वो तोड़ देता है और बोलता है तुम फाइनली आ ही गए। तो जिन्वू बोलता है तो तुमने मुझे बुलाया था। जिसमें आर्किटेक्ट बोलता है कि हाँ। तभी जिन्वू पूछता है क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। जिसमें आर्किटेक्ट कहता है नहीं, तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम्हें पूछना चाहिए कौन हूँ मैं और क्या हो तुम। और अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने जा रहा है, जिसके बाद अगर तुम जिंदा खड़े रहे तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा जो कि तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों को सारी वहाँ की जितनी भी मूर्तियां होती हैं वो उसको घेर लेती हैं।
जिन्हों भी रेडी हो जाता है एंड वहाँ पे वो अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, जिसमें आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा, मैं सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे नौकरों की। फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्हों किसी भी तरीके का पोशन भी यूज नहीं कर सकता था, मतलब किसी भी तरीके से वो हेल्थ रिकवरी भी नहीं कर सकता था, और ना ही वो बाहर जा सकता था अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके, जब तक ये टेस्ट खत्म नहीं हो जाता। और उसके बाद सारे स्टैचू आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो देखता है कि वो अपनी इन्वेंट्री को एक्सेस कर सकता है, मतलब वो अपने वेपन्स का यूज कर सकता था। फिर वो सोचता है कि मैं तो इनको आराम से डिफीट कर दूंगा, फिर तो अकेले ही। तभी स्टैचू अटैक कर देता है अपने बड़े शॉट से, जिसको जिनको आसानी से उसको डॉच करके अपने दूसरे हाथ से मुक्का मार के उस शॉट को तोड़ देता है, एंड वो शॉट के टुकड़े को उसको फेंक के मारता है, जो कि उसके मुंह में घुस जाता है। फिर हवा में उड़कर उसके सर पे एक जोरदार किक मार के उसे तोड़ देता है। फिर अपने डैगर्स निकाल के वो बाकी सारे स्टैचूज को भी मारना शुरू कर देता है, एक के बाद एक। और सारे स्टैचू काफी स्ट्रांग होते हैं एंड उनका नंबर भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन जिन्हों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोच रहा होता है कि मैं इस पल का तो इंतजार कर रहा था इतने पलों से, एंड वो सभी को एक एक करके मारता जा रहा था। जिसको देखकर आर्किटेक्ट भी काफी स्माइल करने लगता है, एंड वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, एंड वो बोलता है कि तुम भी काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर रह करके, और काफी ज्यादा एबिलिटीज और स्किल गेन कर चुके हो, लेकिन अभी तो ये टेस्ट शुरू ही हुआ है, इतनी जल्दी तो मैं जज कर नहीं कर सकता हूँ मैं। जिसके बाद में देखते हैं वो जो बड़ा सा स्टैचू जो कि सिर्फ बैठा हुआ था, वो भी उठ के आ जाता है, और वो स्टैचू इन सभी स्टैचू से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। एंड हमें देखने को मिलता है कि आर्किटेक्ट वहाँ पे हवा में उड़ के सबसे ऊपर होके सब पूरी फाइट को देख रहा होता है, और वो बोलता है कि अब वक्त आ गया है अपने गॉड को वर्शिप करने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं चेयरमैन के ऑफिस में, जहाँ पे उनसे मिलने जापान का चेयरमैन आया होता है। उसका नाम मात्सुमोटो होता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और बोलता है कि जेजो आइलैंड में हमें बहुत सारा मानो ऑक्स मिलने वाले थे, लेकिन हमें उनमें से एक भी नहीं चाहिए। जिसमें चेयरमैन बोलते हैं कि ऐसा क्यों, जिसमें वो बोलता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जिन्हों की हेल्प चाहिए। इसमें चेयरमैन बोलता है कि फिर तो हम कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्हों हंटर एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। मात्सुमोटो बोलता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन हम हंटर एसोसिएशन से मिले बगैर जिन्हों से कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसमें मात्सुमोटो बोलता है कि हम ये नहीं चाहते कि आप उनसे बात कर जाके, हमें सिर्फ एक मौका चाहिए उससे मिल के अपनी बात को करने का एंड अपने आप को नेगोशिएट करने का। तो चेयरमैन देख के सोच रहा था कि वो लोग इतने ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हैं सिर्फ जिन्हों से मिलने के लिए, जिसका मतलब कि गोतोरुजी के जाने के बाद उनकी कंट्री में एजरैक हंटर की कैपेसिटी कम हो गई है। हालांकि ये ऑफर बुरा भी नहीं है जिन्हों के लिए। अभी तक ये सारी बातें उन सबके ट्रांसलेटर की थ्रू हो रही थी, लेकिन चेयरमैन बोलता है कि पहले इन दोनों ट्रांसलेटर को हटा के डिस्कस करते हैं। जिसमें मात्सुमोटो शॉक हो जाता है और बोलता है कि आपको जापानीज आती है। जैसे चेयरमैन बोलते हैं हाँ मुझे जापानीज आती है, मेरे डैड की एक बहुत ही छोटी सी दुकान थी जापान में। और फिर उन दोनों को छोड़ के बाकी सब लोग उस रूम से निकल जाते हैं। फिर चेयरमैन बोलता है कि तुम अगर कुछ सोच रहे हो किसी तरीके का ट्रिक करने का, तो तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। मात्सु बोलता है कि ये क्या कह रहे हो आप। तो इसमें चेयरमैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे साथ जो शॉर्ट गिल्ड वालों का जो रिश्ता था गोतेरुजी की वजह से, वो गोतेरुजी के जाने के बाद शॉर्ट गिल्ड वालों ने तोड़ दिया है। जो सुन के मात्सुमोटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता ये सब। चेयरमैन बोलते हैं ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि उन लोगों ने हंटर एसोसिएशन से फंड लेना बंद कर दिया और सिर्फ गवर्नमेंट एसोसिएशन से काम चला रहे हैं। चेयरमैन एक एक करके उसकी सारी पोल खोलना शुरू कर देता है, क्योंकि मात्सुमोटो एक काफी ज्यादा हरामी टाइप का बंदा होता है। फिर चेयरमैन एक ट्रांस रिसीवर निकालता है एंड वो बोलता है कि ये जापान का ही है, जो कि हमें गोतोरुजी की टीम के पास से मिला था। मतलब गोतोरुजी और मात्सुमोटो ने मिलकर जो बात की थी वो सब इसमें रिकॉर्डेड है। जिसमें चेयरमैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो उस रिमोट को तोड़ देते हैं। बोलते हैं तुमने अपने इसी ज्यादा ट्रिक्स को यूज करके अपनी रेपुटेशन को खराब कर लिया है, तुमने ना तो अपने देश को बल्कि पूरी कंट्री को खतरे में डाल दिया है, तुम्हें तो अपने जिन्हों को थैंक यू बोलना चाहिए। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है जिन्हों पे, जो वहाँ पे काफी ज्यादा मूर्तियों को मार रहा होता है, लेकिन वहाँ पे मूर्तियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। एक टाइम पे जिन्हों उनके बीच में फंस जाता है एंड काफी ज्यादा स्टैचूज को घेर लेते हैं एंड उनके पीछे वो बड़ा वाला स्टैचू भी होता है। फिर वो समझ जाता है कि अब वो एक साथ मिलकर इन सभी हमलों को डॉज नहीं कर सकता एंड फिर वो अपने डोमिनेटरी टच को यूज करके उन सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ पकड़ लेता है। उसके बाद वो बड़ा वाला स्टैचू जिन्हों के ऊपर लेजर बीम चला जाता है एंड उसके बाद वो सारे स्टैचूज को चीरती हुई जिन्हों के पास पहुंच जाती है। जिन्हों डायरेक्ट हिट लेने के बाद भी फिर भी सर्वाइव कर जाता है। फिर उसके बाद वो स्टैचू जिन्हों को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों अपनी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ा देता है और वो उसके सर की तरफ ऊपर बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। वो स्टैचू जिन्हों को देख लेता है और फिर से अपनी लेजर अटैक का यूज करने वाला होता है, लेकिन जिन्हों भी नहीं नोटिस कर लेता है और साइड से निकल के ऊपर पहुंच जाता है। वो अपने दोनों डैगर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उसे उस स्टैचू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ थोड़ी भी छोटी मोटी खरोंचें आती हैं। जिन्हों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अगर मैं उसको अपने डैगर से नहीं मार सकता काट सकता तो मैं उसको अपने हाथों से ही तोड़ दूंगा। और फिर वो उसके फेस पे छुट जाता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसके बाद उसका फेस टूटने लगता है और फिर उसके बाद वो एक लगातार एक पे एक पंचेस बजाने लगता है उसके ऊपर।
और वो फाइनली उसको पेल के गिरा देता है एंड फाइट के बीच में उसका लेवल 103 हो चुका होता है और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और फिर वो बचे कुछ छोटे मोटे स्टेचूज को भी मार गिराता है। ये सब देख के आर्किटेक्ट काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड वो बोलता है बहुत बढ़िया, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मान गया। लेकिन जिन्हों बोलता है ये सब कुछ छोड़ो, तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, मैंने टेस्ट कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आर्किटेक्ट बोलता है नहीं, अभी टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ और अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारा फाइनल टेस्ट मैं हूँ, तुम्हें मुझे हराना होगा। उसके बाद जिन्हों के सिस्टम में एक मैसेज आता है जिसमें होता है कि 10 मिनट तक अगर तुमने एनिमी को मारा नहीं और डिफीट नहीं किया तो तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। जिन्हों बोलता है ये सब क्या है और तुम हो कौन? जिस टेक बोलता है कि मैं तुम्हारे सिस्टम का क्रिएटर हूँ, मैंने तुम्हारे सिस्टम को बनाया है और मैं जैसा चाहूँ इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। पूरी फाइट कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसीलिए वो मैं अगले एपिसोड में कवर कर लूंगा। बट उससे पहले ये एपिसोड बहुत ही कमाल का था ना। आज की इस वाली वीडियो में काफी मजा आया क्योंकि ये वाला वीडियो काफी बढ़िया था, मुझे बनाने में काफी मजा आया एंड आई होप सो तुम लोगों को सुनने में भी बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को भी मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पर कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या बिगड़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड sayonara।